अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो पढ़ेंगे इंस्टेंटेनियस और एवरेज रेट में डिफरेंस क्या है, इसके अलावा एग्जांपल प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे। तो इससे पहले हमने रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ा था, उसी से रिलेटेड ये टॉपिक है। तो सबसे पहले देखो इंस्टेंटेनियस रेट क्या होता है। इंस्टेंटेनियस रेट क्या है? द रेट एट एनी वन इंस्टेंट, यानी किसी भी लम्हे में ड्यूरिंग इंटरवल्स इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस रेट। फॉर एग्जांपल याद हो तो हमने लास्ट टाइम रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ा था और हमने ये क्या कहा था कि इस एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे हमने क्या लिखा है, टाइम, और वाई एक्सिस पे हमने क्या लिखी है, कंसंट्रेशन। क्लियर? फिर हमने कहा था कि रिएक्टेंट जो है वो ए बी में कन्वर्ट हो रहा है। हमारे पास क्या है, रिएक्टेंट, और बी क्या था, प्रोडक्ट। क्लियर? तो स्टार्ट में क्या है कि रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहा है बी में, तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो है विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या होंगी, कम होगी। तो उसको हमने इस कर्व से रिप्रेजेंट किया था। क्लियर? तो वो जो कंसंट्रेशन ए है कन्वर्ट हो रही है बी में, यानी रिएक्टेंट की अमाउंट जो है वो कम हो रही है विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो ये जो कर्व शो हो रही है ये रिएक्टेंट को शो कर रही है कि आहिस्ता आहिस्ता रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम हो रही है। फिर हमने यहाँ पे ग्राफ बनाया था जिसमें हमने कहा था कि आहिस्ता आहिस्ता जो है वो प्रोडक्ट बन रहे हैं, तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या होगी, बढ़ेगी। क्लियर है? तो यहाँ पे देखो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा है, आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही है। स्टार्ट में प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कम है और आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है। फिर एक टाइम ऐसा आएगा जहाँ पे दोनों की कंसंट्रेशन बराबर हो जाएंगी, दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगी। ऐसे ही है। हमने कहा था कि हम जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो किससे फाइंड कर सकते हैं, डेल्टा सी ओवर डेल्टा टी से। क्लियर? यानी कंसंट्रेशन हमारे पास और टाइम है। अब हमें पढ़ना है कि इंस्टेंटेनियस और एवरेज रेट क्या आता है। इंस्टेंट का मतलब है बच्चों, अब यहाँ पे देखो ये लाइन बन रही है ना, अब एक पॉइंट यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है। इस पॉइंट की दो हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी, एक तो ये कि वाई एक्सिस पे इसकी कंसंट्रेशन कितनी है और एक एक्स एक्सिस पे इसका टाइम कितना है। क्लियर? इसी तरह इस पॉइंट के लिए भी ये इसकी कंसंट्रेशन है, सामने यहाँ कंसंट्रेशन लिखी है, ठीक है, और नीचे इसका यहाँ पे क्या होगा, टाइम होगा। इसी तरह इस पॉइंट की ये नीचे टाइम है और इधर जाके इसका क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन हो जाएगी। क्लियर है? तो इसी तरह इस पॉइंट का ये टाइम है और यहाँ जाके इसकी हो जाएगी ये कंसंट्रेशन। इसी तरह इस पॉइंट का ये टाइम है, यहाँ कंसंट्रेशन है। तो हमने कहा यहाँ पे 5, 10, 15 और 20। यहाँ पे देखो 0.1, 0.2, 0.3 एंड 0.4। हर एक पॉइंट के लिए ना हमारे पास दो इन्फॉर्मेशन है। कौन कौन सी? कि उसकी कंसंट्रेशन कितनी है और उसका टाइम कितना है। क्लियर हो गया? अब इंस्टेंटेनियस रेट क्या होता है, किसी भी पॉइंट पर आप यहाँ से यहाँ जा रहे हो, यहाँ से आप यहाँ आ रहे हो, तो एक आप रास्ता कवर कर रहे हो ना, इस रास्ते में आप किसी भी पॉइंट का जब रेट फाइंड करोगे तो उसको बोलेंगे इंस्टेंटेनियस रेट। ठीक है? वो पॉइंट ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, कोई भी पॉइंट एट एनी इंस्टेंट, किसी भी टाइम में जब आप एक पॉइंट का रेट फाइंड करते हो तो उसको बोलेंगे वो है इंस्टेंटेनियस रेट। क्लियर है? तो यहाँ देखो द रेट एट एनी वन इंस्टेंट ड्यूरिंग इंटरवल कॉल्ड इंस्टेंटेनियस रेट। क्लियर है? अब एवरेज रेट क्या होता है? एवरेज ऑब्वियस सी बात है, आप दो चीजों के दरमियान ही एवरेज फाइंड कर सकते हैं ना। एवरेज का मतलब ये होगा कि आप दो पॉइंट लोगे। अब वो पॉइंट कौन कौन से, जैसे यहाँ पे देखो, अब हमारे पास अगर आप देखो जो डेल्टा सी होता है वो क्या होता है कि C2 माइनस C1। ठीक है? टी होगा वो भी क्या होगा, T2 माइनस T1। क्लियर? अब अगर आप फार्मूला लगाओ रेट ऑफ रिएक्शन का तो वो क्या होता है कि डेल्टा सी ओवर डेल्टा टी। क्लियर? क्या होगा, C2 माइनस C1 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, T2 माइनस T1 आ जाएगा। ऐसे ही है। ठीक है? अब आप यहाँ पे जरा वैल्यू देखो, ये कंसंट्रेशन है हमारे पास C1 और ये कंसंट्रेशन है हमारे पास C2। इसी तरह हमारे पास जो ये वाला टाइम है ये क्या होगा, T2, और इसी तरह जो इसका टाइम होगा ये हमने कह दिया ये है T1। ठीक है? दो ही पॉइंट्स लिए हैं ना हमने। यहाँ पर C2 कितना है, C2 आप बताओ 0.4 और C1 कितना है 0.1। ठीक है? T2 कितना है हमारे पास 20 और T1 कितना है 5। अब आप इसको करो हल, 0.4 में से 0.1 निकालो तो 0.3 आ जाएंगे। ठीक है? इसी तरह इसको निकालो तो 15 आ जाएगा। बस आंसर कितना आ जाएगा, 0.02। अगर आप इसको राउंड ऑफ करो तो ये पॉइंट इधर चला जाएगा तो 2 इंटू 10 रेज टू पावर -2 आ जाएगा। ये जो वैल्यू आएगी ये दो पॉइंट का रेट ऑफ रिएक्शन है तो इसको हम बोलेंगे एवरेज रेट। क्लियर? तो यहाँ पे देखो द रेट ऑफ रिएक्शन बिटवीन द टू स्पेसिफिक टाइम इंटरवल्स। ठीक है? यानी दो स्पेसिफिक टाइम इंटरवल्स का जो रेट होगा उसको हम क्या बोलेंगे, एवरेज रेट। क्लियर हो गया? जो इंस्टेंटेनियस रेट होगा वो किसी भी इंस्टेंट में हमने फाइंड करना है। ठीक है? और जो एवरेज होगा वो हमने किसी भी दो पॉइंट का रेट फाइंड करना है। तो हमने यहाँ पे ये दो पॉइंट लिखे थे, उनकी कंसंट्रेशन लिख ली और उन्हीं का हमने टाइम लिख लिया। इसी से रिलेटेड जो है वो सैंपल प्रॉब्लम 7.1 हल करते हैं। रिएक्शन फॉर अ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया इन अ हेबर प्रोसेस इज दिस। अब उसने कहा है कि इफ द कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया, अगर हमारे पास अमोनिया की कंसंट्रेशन ये हो आफ्टर 1 मिनट, क्लियर है, एंड 6.2 आफ्टर 4 मिनट,
अब हमने दो चीजें फाइंड करनी है, हमारे पास कंसंट्रेशन भी है और उससे अगेंस्ट उसका टाइम भी है, ठीक है। अब उसने कहा कि कैलकुलेट करें इंस्टेंटेनियस रेट और किस टाइम पे, आफ्टर 1 मिनट, क्लियर। फिर उसने कहा कि एवरेज रेट फाइंड करें ऑफ अमोनिया फॉर अ सिस्टम बिटवीन 1 to 4 मिनट, क्लियर हो गया। अब देखो 1 और 4 मिनट की कंसंट्रेशन उसने दी हुई है, इंस्टेंटेनियस हमने सिर्फ 1 मिनट पे फाइंड करना है। इंस्टेंटेनियस क्या है, 1 मिनट, तो 1 मिनट की ही कंसंट्रेशन हमने यहाँ पे लिखनी है, क्लियर है। तो जैसे पहले लिखें फिर आपको समझ आएगी। हमने सबसे पहले क्या फाइंड करना है, इंस्टेंटेनियस, ठीक है। इंस्टेंटेनियस रेट फार्मूला हमारे पास वही होगा, कंसंट्रेशन ओवर टाइम होगा। इंस्टेंटेनियस से किसी एक खास लम्हे में है और वो उसने बताया हुआ है 1 मिनट, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 1 और 1 के अगेंस्ट हमारी कंसंट्रेशन क्या है, तो यहाँ लिखेंगे 3.5, क्लियर। अब 3.5 को अगर आप 1 से डिवाइड करो आता है 3.5 और यूनिट क्या होगा, मोल पर डीएम क्यूब पर मिनट। अब एक चीज तो हमने फाइंड कर ली, क्लियर हो गया। सेकंड में हमें क्या कहा है, सेकंड में उसने कहा है कि एवरेज रेट फाइंड करें। एवरेज रेट का भी फार्मूला वही होगा, डेल्टा सी ओवर डेल्टा टी, लेकिन एवरेज क्योंकि बिटवीन 2 पॉइंट होता है तो यहाँ पे क्या होगा, C2 माइनस C1 ओवर T2 माइनस T1 होगा। ये हमारे पास क्या है C1, तो टाइम इसका ये T1 होगा। ये क्या है C2, तो टाइम इसका ये T2 होगा, क्लियर है। तो आप जस्ट वैल्यू पुट करो, आपने किसकी कंसंट्रेशन फाइंड करनी है, ऑब्वियस सी बात है अमोनिया की ही कंसंट्रेशन निकालनी है आपने, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, पहले डेल्टा सी क्या है, डेल्टा हमने अमोनिया का निकालना है, अमोनिया की कंसंट्रेशन निकालनी है, तो यहाँ पे लिखना है, ठीक है। अब आप सबसे पहले डेल्टा सी C2 माइनस C1 है, तो हमारे पास दो कंसंट्रेशन है, दोनों को हम कर देंगे माइनस, ठीक है। तो माइनस मीन हम 6.2 को माइनस करेंगे 3.5 से, आंसर आ जाता है यहाँ पे 2.7। अभी ये हमारे पास मोल पर डीएम क्यूब में है, ये क्या है, सिर्फ अभी कंसंट्रेशन है। इसी तरह हम टाइम भी निकालेंगे, तो टाइम क्या है हमारे पास, T2 4 और T1 है 1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा 4 माइनस 1, आंसर निकालो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारे पास 4 आ जाएगा, ठीक है। और क्योंकि मिनट है तो यहाँ पे हम मिनट लिखेंगे। अब हम रेट फाइंड करेंगे अमोनिया का, तो यहाँ पे क्या आएगा, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया NH3, ठीक है। फॉर्मूला क्या होगा, डेल्टा सी ओवर डेल्टा टी। अमोनिया की कंसंट्रेशन लिखनी है हमने, टाइम लिखना है, ठीक है। अमोनिया की कंसंट्रेशन ये अभी हमने निकाली, क्या है 2.7, ठीक है, मोल पर डीएम क्यूब, क्लियर। और टाइम कितना है, सॉरी यहाँ पे जो टाइम है वो 3 आना है, ठीक है। और यहाँ पे टाइम कितना होगा, 3 मिनट, क्लियर। अब आप 2.7 को 3 से डिवाइड कर दो, आंसर आएगा 0.9। अब इन सबको आप इकट्ठा करके लिख दो, ये बाकी जितने भी यूनिट है, तो पहले क्या आ जाएगा, मोल पर डीएम क्यूब, ठीक है। मिनट है, जब ये ऊपर जाएगा तो पर मिनट हो जाएगा। ये है हमारे पास रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया इन अ गिवन टाइम इंटरवल्स, क्योंकि टाइम उसने मेंशन किया है ना, कंसंट्रेशन उसने मेंशन किया है, तो ये हमने प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया को बताया है, क्लियर है। हमारा मेजरिंग द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी हमने केमिकल रिएक्शन का रेट कैसे मेजर करना है आज हम वो पढ़ेंगे, क्लियर है। तो सबसे पहले ये पैराग्राफ है, इसको देख लेते हैं। द मेजरमेंट ऑफ अ रेट of a chemical reaction involve the determination of the concentration of reactant and product at a regular time intervals as the reaction progress। अगर हमें केमिकल रिएक्शन के रेट को मेजर करना है तो हमारे पास क्या होना चाहिए, हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट पता होनी चाहिए एट रेगुलर टाइम इंटरवल्स, क्लियर। यानी हमारे पास जो है वो डेल्टा सी और डेल्टा टी होना चाहिए, तो फिर हम जो है वो रिएक्शन का रेट बता सकते हैं। आज हम ये पढ़ेंगे कि हम केमिकल रिएक्शन के रेट को मेजर कैसे करेंगे, कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, हमने प्लॉट करना है एक ग्राफ, ठीक है। हमने ग्राफ बनाना है किसके दरमियान, टाइम और कंसंट्रेशन के दरमियान। जो टाइम है उसको हमने एक्स एक्सिस पे लिखना है और जो कंसंट्रेशन है उसको हमने वाई एक्सिस पे लिखना है, क्लियर है। जब हम ये ग्राफ प्लॉट कर लेंगे तो हमारे पास एक कर्व होगी, अगर तो कर्व जो है वो फॉल हो रही है, अगर डिक्रीज हो रही है, ठीक है, तो इट मीन्स दैट वहां पे हम बात किसकी कर रहे हैं कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम हो रही है। रिएक्टेंट के केस में जो कर्व आएगी वो क्या होगी, हमारे पास जो है वो फॉलिंग कर्व होगी। और अगर आप जो है वो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बताएं, और अगर आप प्रोडक्ट का केस देखें तो प्रोडक्ट के केस में वही कर्व जो है वो राइज हो रही होती है, बढ़ रही होती है। उस कर्व के अकॉर्डिंग हमने जो है वो रेट बताना है और उस रेट के लिए हमने ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है, क्लियर है। तो ये 3 चीजें हमने करनी है। बीच में कुछ टेंजेंट का वर्ड है, स्लोप का भी वर्ड है, तो हम साथ साथ पढ़ते जाएंगे, क्लियर है। तो सबसे पहले अगर आप देखो हमारे पास बच्चों ये डाटा गिवन है, ठीक है।
बुक में ये डाटा दिया हुआ है, हमारे पास कंसंट्रेशन दी है, हमारे पास जो है वो टाइम दिया गया है। ये डाटा किसका है? ये है डीकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड। किसका है? ये चेंज इन कंसंट्रेशन है, चेंज इन concentration of hydrogen iodide with regular intervals. तो अगर आप इसकी इक्वेशन लिखो तो हमारे पास हाइड्रोजन आयोडाइड डीकम्पोज हो रहा है ना, तो इसमें बनेगा क्या? H2 और I2 होगा। क्लियर है? तो ये है कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड, ये सारी वैल्यूज हैं और ये उस कंसंट्रेशन के अगेंस्ट उसका टाइम मेंशन है। क्लियर है? अब हमने क्या करना है कि हमने इस कंसंट्रेशन और टाइम के अकॉर्डिंग जो है वो ग्राफ बना लेना है। अब ये जो बच्चों कंसंट्रेशन है इसको हम लिखेंगे वाई एक्सिस पे और ये जो टाइम है इसको हम लिखेंगे एक्स एक्सिस पे। क्लियर हो गया? कंसंट्रेशन को हमने किस पे लिखना है? वाई एक्सिस पे, और टाइम को हमने लिखना है एक्स एक्सिस पे। क्लियर है? अब यहाँ पे अगर आप देखो हमारी कंसंट्रेशन जो है वो सबसे ज्यादा 0.1 है और आहिस्ता आहिस्ता हमें क्या नजर आ रहा है कि कंसंट्रेशन जो है वो कम हो रही है। क्लियर है? इसका मतलब है कि हाइड्रोजन आयोडाइड की हो रही है डीकम्पोजिशन, हाइड्रोजन आयोडाइड जो है वो कन्वर्ट हो रहा है, यानी वो कंज्यूम हो रहा है, तो आहिस्ता आहिस्ता कंसंट्रेशन क्या हो रही है? कम हो रही है। और ये देखो यहाँ पे टाइम जो है वो चेंज हो रहा है, कंसंट्रेशन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज हो रही है। अगर कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है तो जो कर्व हमारे पास बनेगी वो क्या होगी? वो डिक्रीज होगी नीचे की तरफ। ठीक है? वो फॉल होगी नीचे की तरफ, वो बढ़ेगी नहीं बल्कि वो क्या होगी? नीचे की तरफ होगी। क्लियर है? तो अब हमने क्या करना है? हमने पॉइंट्स लेने हैं, उन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग हमने रेट ऑफ रिएक्शन बेसिकली बताना है। हमारा मेन कंसर्न क्या है? हमने रेट ऑफ रिएक्शन को मेजर करना है। ग्राफ हमने बना लिया, एक्स एक्सिस पे लिख लिया है टाइम और वाई एक्सिस पे हमने लिख ली है कंसंट्रेशन। क्लियर है? और हो क्या रहा है? डीकम्पोजिशन हो रही है हाइड्रोजन आयोडाइड की और बन क्या रहा है? हाइड्रोजन एंड आयोडीन। तो डाटा के अकॉर्डिंग क्या है? कर्व फॉल हो रही है। तो ये हमारे पास ये वाली जो कर्व है ये क्या है? इसको बच्चों मेंशन कर देते हैं। ये क्या है? ये है फॉलिंग कर्व। फॉलिंग कर्व मीन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो है वो कम हो रही है आहिस्ता आहिस्ता। अब आपने ये देखना है कि क्या थ्रू आउट द कंसंट्रेशन हमारे पास जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन सेम होता है। देखो अब आपको अगर कर्व भी नजर आ रही है ना तो वहां से भी नजर आ रहा होगा कि स्टार्ट ऑफ द रिएक्शन में जो कर्व है वो बहुत ज्यादा स्टीप होती है। ऐसे देखो बिल्कुल जो है वो सीधी ऐसे आ रही है। ठीक है? तो स्टार्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शन हमारे पास जो कर्व आएगी वो क्या होगी? उसमें स्टीपनेस होगी। स्टीपनेस का मतलब ये है कि यहाँ पे रिएक्शन का रेट बहुत तेज है, रिएक्शन की प्रोग्रेस यहाँ पे बहुत तेज है। विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है वो स्टीपनेस इसकी देखो कम होती जा रही है, तो मींस रिएक्शन का रेट भी वो नहीं होगा जो स्टार्ट में था। क्लियर है? अब हम क्या करते हैं? किसी भी एक स्पेसिफिक पॉइंट पे हम रेट ऑफ रिएक्शन बताते हैं। हमारी बुक में उन्होंने ना बताया हुआ है 100 सेकंड पे हमने एक पॉइंट लिया है। ठीक है? तो जैसे यहाँ पे ये देखो ये है हमारे पास एक पॉइंट, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ये है 100 सेकंड पे हमें रेट ऑफ रिएक्शन मेजर करना है। हमें क्या करना पड़ेगा? जो 100 सेकंड पे पॉइंट है उसके साथ हमें एक टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा। ये वाली जो लाइन है ना, ये स्ट्रेट लाइन, इसको हम बोलते हैं ये है टेंजेंट। टेंजेंट क्या होता है? एक ऐसी स्ट्रेट लाइन जो पॉइंट हम मेजर कर रहे हैं उस पॉइंट को वो टच करे। ठीक है? यानी उसको क्रॉस ना करे, सिर्फ उसको जो है वो टच करे। तो हमने 100 सेकंड का पॉइंट देखना था ना, तो हमने इसके साथ जो है ना वो एक टेंजेंट ये वाला जो है वो ड्रॉ कर दी। अब हमने इस पॉइंट पे ये टेंजेंट जो है वो बना दिया है। अगर आप देखो तो यहाँ पे ये एक ट्राइंगल बन रही है, ये और ये। ठीक है? अब इस ट्राइंगल पे हमारे पास दो पॉइंट हैं, टेंजेंट पे दो पॉइंट आ गए, एक ये और दूसरा क्या है? ये। इसको हम बोलेंगे ये है एक्स एक्सिस पे। ठीक है? और ये क्या होगा? वाई एक्सिस। ठीक है? ये वाई एक्सिस है और ये वाली जो लाइन है इसको क्या बोलते हैं? ये वाली लाइन इसको हम बोलते हैं ये है स्लोप। ठीक है? स्लोप यानी ये हाइपोटेन्यूज है ट्राइंगल का। ठीक है? दोबारा मेरी बात सुनो बच्चों, ये एक स्पेसिफिक पॉइंट था, इसको हमने मेजर करना था। जब हम रेट ऑफ रिएक्शन में किसी भी पॉइंट को एक स्पेसिफिक को मेजर कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे? उसके साथ जो है वो पहले एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। टेंजेंट क्या होगा? एक स्ट्रेट लाइन होगी जो उस पॉइंट को टच करेगी जिसको हम मेजर करना चाह रहे हैं, जिसका हम रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड करना चाह रहे हैं। ठीक है? जब हमने ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की, टेंजेंट पे हमने कोई दो पॉइंट जो है वो देखने हैं, क्योंकि हमने जो है वो एवरेज रेट फाइंड करना है और एवरेज रेट के लिए दो पॉइंट होने चाहिए। क्लियर है? तो हमने क्या किया कि एक पॉइंट ये कर लिया और एक पॉइंट ये कर लिया जो हमारी बुक में मेंशन है। ठीक है? अब जब ये दो पॉइंट बनते हैं तो आप देखो हमारे पास एक ट्राइंगल आ गई है। ये हमने एक्स एक्सिस पे ये बना दिया और ये वाई एक्सिस पे है। क्लियर है? अब एक्स और वाई है। अब अगर इसकी स्लोप हम देखें तो स्लोप हमारे पास क्या होगी? स्लोप इज इक्वल टू डेल वाई ओवर डेल एक्स, ये होती है स्लोप।
ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमने एवरेज रेट फाइंड करना है। अब सबसे पहले आप वैल्यू देखो जरा क्या है हमारे पास। अगर कंसंट्रेशन देखो तो एक कंसंट्रेशन, ये पॉइंट जो है वो 0.04 का ये वाला पॉइंट है, तो ये हमारे पास एक कंसंट्रेशन है, ठीक है। और एक कंसंट्रेशन हमारे पास ये है, ठीक है। तो ये वाली कंसंट्रेशन आ गई C1 और ये आ गई C2, क्लियर है। इसी तरह अब इस कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग ये वाला ये कंसंट्रेशन है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा टाइम क्या होगा, ये वाला, ठीक है। तो एक टाइम हमारे पास आ गया ये, ठीक है। और अगर आप यहां पे देखो तो दूसरा पॉइंट हमारे पास टाइम आ गया, ये आ जाएगा, क्लियर हो गया। तो मींस हमारे पास दो वैल्यूज आ गई, ये T1 और ये T2, ये C1 और ये C2, क्लियर हो गया। हम जो है वो क्या फाइंड करेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। इस 100 सेकंड पे हमने फाइंड करना था। अब 100 सेकंड पे अगर हमने रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड करना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें टेंजेंट को जो है वो ड्रॉ करना पड़ेगा, बिकॉज जो एवरेज रेट है वो 2 पॉइंट का ही आप फाइंड कर सकते हो, ठीक है। तो जब 2 पॉइंट का आपने एवरेज रेट फाइंड करना है तो आप क्या करोगे, आप उसी टेंजेंट पे कोई 2 पॉइंट ले लोगे, ठीक है। तो ये हमने 2 पॉइंट लिख लिए। अब हमारे पास जो है वो रेट और ट्राइंगल, आप जो है वो इसको नाम कुछ भी दे दो, हम इसको ABC ट्राइंगल बता देते हैं, ठीक है। अब रेट हमने बताना है तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होगा, डेल्टा C ओवर डेल्टा T। तो यहाँ पे हमारे पास कंसंट्रेशन क्या है, C2 माइनस C1, तो C2 कितना है 0.08 और C1 कितना है 0.04। ये देखो इसको मैं बना लेती हूँ, ये है C1 और ये है C2, ठीक है। इसी तरह हमारे पास T2 कितना है 150 से ऑनवर्ड है, तो इसको हम लिख लेते हैं 160, ठीक है, माइनस 0 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है 160, ये हमारे पास क्या होगा T2 और यहाँ पे क्या है 0, ये हमारे पास क्या होगा T1, ठीक है। अब इसको अगर आप हल करो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0.04 डिवाइडेड बाय 160, क्लियर है। अब इसको आप अगर आप हल करो 0.04 डिवाइडेड बाय 160 तो आंसर आ जाता है हमारे पास 2.5 इंटू 10⁻⁻⁴, ठीक है। तो ये क्या है, एवरेज रेट, मीन 0.04 को आप डिवाइड करोगे 100 पे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 4 इंटू 10⁻⁴। वैसे ये हमारा कंसर्न नहीं है, हमारा मेन कंसर्न क्या है, हमने एवरेज रेट फाइंड करना है। एवरेज रेट के लिए हमने 2 स्पेसिफिक पॉइंट ले लेने हैं, उन पॉइंट पे हमने जो है वो रेट फाइंड कर लेना है ऐसे, ठीक है। 2 कंसंट्रेशन होगी, 2 ही टाइम हो गए, उसको हमने C2 माइनस C1 कर लेना है, T2 माइनस T1 कर लेना है, तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। यूनिट क्या बनेगा, मोल पर DM³ पर सेकेंड हो जाएगा, क्लियर हो गया। ये जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू, इसको हम बोलते हैं बेसिकली ये है स्लोप, ठीक है। ये जो हाइपोटेन्यूस है ना, ये वाला, जब आप इन 2 वैल्यूज को हल करते हो तो वो किसके इक्वल होता है, स्लोप के इक्वली। तो हमारे पास जो ये वाला आंसर आया है ये बेसिकली क्या है, स्लोप, और इसी स्लोप को ही हम रेट ऑफ रिएक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। देखो फार्मूला से भी है ना, स्लोप इज इक्वल टू डेल्टा Y ओवर डेल्टा X। अब डेल्टा Y क्या है, कंसंट्रेशन, और डेल्टा X क्या है, टाइम। वही तो पुट किया हमने, कंसंट्रेशन ओवर टाइम, और हमारे पास जो है ये वैल्यू निकल आई। अब इस वैल्यू का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इतनी अमाउंट में हाइड्रोजन आयोडाइड जो है वो डिक्रीज हो रहा है पर सेकंड में, और वो डिक्रीज होकर कन्वर्ट किस में हो रहा है, प्रोडक्ट में, क्लियर है। तो यहाँ पे इसका मतलब लिख देते हैं, क्या है ये, दिस मीन्स दैट द कंसंट्रेशन ऑफ hydrogen iodide decreasing by 2.5 into 10⁻⁻⁴ mole per DM³ per second in every second during time intervals, ठीक है, in every second during the given time। इसी तरह फॉर एग्जांपल अगर आप प्रोडक्ट के लिए फाइंड आउट करना चाहोगे ना, यानी प्रोडक्ट के लिए आप ग्राफ बनाना चाहोगे तो सेम होगा, आप एक्स एक्सिस पे टाइम ही लिखोगे, वाई एक्सिस पे आप कंसंट्रेशन ही लिखोगे। फर्क कहाँ आएगा, रिएक्टेंट में जो हमारे पास कर्व बनी थी वो फॉल हो रही थी, वो फॉलिंग कर्व थी। प्रोडक्ट के केस में वो जो कर्व होगी वो राइजिंग कर्व होगी, वो कर्व ऊपर की तरफ इंक्रीज होगी, क्लियर है। तो वैल्यू भी हमारे पास जो है वो सेम ही आएगी। बेसिकली हमारा मेन कंसर्न क्या था, हमने ये रेट फाइंड करना था। बच्चों आज का हमारा टॉपिक आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अगर स्टिल कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं नेक्स्ट वीडियो तक के लिए। अल्लाह हाफिज।